गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में बताऊंगा। उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में आज चर्चा की जाएगी। इससे पहले 1858, 1853, 1833, 1813 या इससे पहले के जो भी अधिनियम या चार्टर एक्ट थे उनके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। आज 1861 भारत परिषद अधिनियम उससे संबंधित चर्चा की जाएगी। अगर हम इस अधिनियम की बात करें, इस अधिनियम पर देखें तो इसकी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण ये बात हुई कि इस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया इस अधिनियम के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट अगर बात हम देखें तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी, इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने सहयोग नीति और निरंकुश उदार नीति की शुरुआत की थी। एक सहयोग नीति की शुरुआत की, दूसरा निरंकुश उदार नीति की शुरुआत की थी इस अधिनियम के द्वारा। और इसी अधिनियम में भारतीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई थी। इसी अधिनियम में नए प्रांतों का निर्माण किया गया। नए प्रांतों का निर्माण, और जो नए प्रांतों का निर्माण था तो इसी अधिनियम के तहत वायसराय को नए प्रांतों के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी थे उनको नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। नए प्रांतों के लिए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार किसको मिला? भारत के वायसराय को। ठीक। और नए प्रांत का निर्माण करता तो उसी में गवर्नर जनरल उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकता था। सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन या विभाजन, ये सारी चीजें कौन कर सकता था? वायसराय कर सकता था या वायसराय की परिषद कर सकती थी। इसके अतिरिक्त भारतीय परिषद को सभी के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा अब भारतीय परिषद जो भी थी वो क्या कर सकती थी? सभी के लिए कानून बना सकता था। कार्यकारिणी में इससे पहले 4 सदस्य थे। 4 सदस्य थे, अब 5 सदस्य हो गए। और जो 5वां सदस्य था उसे विधिवेत्ता होना जरूरी था। विधिवेत्ता होना जरूरी था। यह कंडीशन इसके साथ में लगा दी गई। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आप नोट करते रहिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई उनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद जो भी चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ध्यान रखने वाली हैं आपके लिए।
इसी अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली की शुरुआत, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, और इसका जनक किसे मानते हैं? लॉर्ड कैनिंग को जनक मानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। विभागीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत शुरू हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। फिर इसी अधिनियम के तहत मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत। जब विभाग बटे तो हर किसी के मंत्री बनाए गए। इसकी भी शुरुआत की। इसकी भी शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। इनको भी इसी का जनक माना जाता है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1861 के तहत हुई थी। बहुत ही आसान तरीके से मैं जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में बता रहा हूं, और आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ये चीज़ें याद करते चले जाना है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो अब केंद्रीकरण सत्ता के स्थान पर विकेंद्रीकरण सत्ता की शुरुआत हुई। किस प्रकार की सत्ता शुरू हुई? विकेंद्रीकरण सत्ता शुरू हुई। किस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण सत्ता की शुरुआत हुई थी? तो 1861 के तहत विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे तीनों पॉइंट हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो संकटकालीन अवस्था में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी कर सकता था। क्या अधिकार दे दिया गया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दे दी गई। किस अधिनियम के तहत दी गई थी? तो 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें प्रदान की गई। इसके बाद में केंद्र प्रेसिडेंसियों और प्रांतों, केंद्र हो गया, प्रेसिडेंस हो गया, और प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। तो विधान परिषद केंद्र और प्रेसिडेंस और प्रांतों में कब किया गया था? तो 1861 के अधिनियम के तहत विधान परिषद का गठन किया गया था। और इन विधान परिषदों में या विधायिका में भारतीयों को भी हिस्सेदारी दी गई। विधायिका में भारतीयों को भागीदारी प्रदान की गई। भारतीयों को भागीदारी प्रदान की गई। और इनमें केंद्र प्रेसिडेंसियों और प्रांतों में गैर सरकारी सदस्य भी रखे गए। इससे पहले क्या होता था? केवल सरकारी सदस्य, अब गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट थे जो आपको मैंने 1861 से संबंधित बताए, जिसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मंत्रिमंडलीय विस्तार और विभागीय प्रणाली की शुरुआत, प्रेसिडेंसी और प्रांतों में विधान परिषद का गठन, कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे, उसकी जगह अब 5 हो गए, जिसमें 5वें को विधिवेत्ता होना जरूरी था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ आपको बताएं, आप इनको नोट करते रहिएगा। इन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। अगर इसके बाद हम कुछ अधिनियमों की बात करें तो 2 छोटे छोटे अधिनियम आए इसके बाद में, उनके बारे में क्या था देखते हैं। जैसे इसके बाद में एक अधिनियम बहुत छोटा आया या उससे संबंधित एक छोटी सी बात निकल करके आती है। वो अधिनियम अगर हम देखें तो क्या आता है, देखते हैं इसके बारे में, उससे संबंधित क्या चीज़ें हैं। तो 1873 का अधिनियम आया, जिसमें पहली बार ये बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। 1873 का अधिनियम
जिसमें बताया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, यह इस अधिनियम में बताया गया। और 4 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1873 कभी कभी पूछ लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से किस अधिनियम के तहत भंग किया गया था, तो 1873 का अधिनियम था। और कब भंग किया गया था, तो 1884 में 4 जनवरी को इसको औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। इसके बाद में एक बहुत छोटा अधिनियम आया, शाही अधिनियम 1876। शाही अधिनियम 1876, उसमें बताया गया इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो कौन सा अधिनियम था? शाही अधिनियम 1876। तो इस अधिनियम के तहत 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसीलिए इस अधिनियम को क्या बोलते हैं? शाही अधिनियम। या ये पूछा जाता है सीधे सीधे, महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम के तहत भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो शाही अधिनियम 1876। या ये पूछा जा सकता है शाही अधिनियम कब बना या कब आया? तो 1876 में आया। कब घोषित किया गया? तो 28 अप्रैल 1876 को। किसको घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को। कई क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही लाइन से, तो आप लोगों को इसको अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से इसको नोट कर लेना है। इसके बाद अगर हम अधिनियम की बात करें तो इसके बाद 1892 का अधिनियम आया। 1892 देखते हैं, उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1892, इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें देखते हैं। क्या है? सबसे पहले इसमें निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके बाद में अगर हम देखें तो बोर्डों, नगरपालिका, जिला बोर्डों, विश्वविद्यालय, वाणिज्य में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन क्या किया गया? नगरपालिका, जिला बोर्डों, विश्वविद्यालय में, वाणिज्य में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की इसमें शुरुआत कर दी गई। किसके माध्यम से? भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। इसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो भारतीय सदस्यों, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो भारतीय सदस्यों को बजट में या बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार, लेकिन मत देने
और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें घटित हुई कि अब पहली बार भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे अब भी, और ना ही उसमें अपना निर्णायक मत दे सकते थे। इसलिए तब भी एक बहुत बड़ी ये भागीदारी थी भारतीयों के लिए, क्योंकि इससे पहले बजट पर न चर्चा कर सकते थे, न प्रश्न पूछ सकते थे, न बहस कर सकते थे, न उसमें शामिल हो सकते थे। पहली बार भारतीयों को इसके माध्यम से बजट में शामिल किया गया और प्रश्न पूछने का हकदार दिया गया। और परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भारत परिषद अधिनियम 1892 के थे। आज मैंने आपको 1861, 1873, 1876 और 1892 अधिनियम के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको अध्ययन करिएगा, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिएगा और एक बार उन पर डिस्कस भी करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।